सरजमीन पार्टी के एहतजाज का तीसरा दिन, मगर किस किस के खिलाफ? उज़ैर बलोच सबूत न होने पर बरी, कसूरवार कौन? इस्तगासा, अदालत या दोनों? लाहौर में होने वाले सर्वे में नून लीग पीटीआई से फिर आगे, क्या 2018 के इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, कराची के मसाइल हल करने में सिंध हुकूमत की नाकामी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का आज धरने का तीसरा रोज है। प्रेस क्लब के बाहर ये धरना दिया जा रहा है और इस हवाले से आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये ऐलान भी कर दिया है कि धरने का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद साहब। डॉक्टर साहब, 3 दिन हो गए धरने को दिए हुए, अभी तक किसी ने राब्ता किया? बेहतरी की कोई गुंजाइश नजर आई आप लोगों को? नहीं, किसी ने राब्ता नहीं किया है और राब्ता तो मैं समझता हूँ एक सानवी चीज़ है। असल चीज़ है आवाम के इशूज़ के हल के लिए इक़दामात और उसके लिए संजीदा काविशें जो अभी तक नज़र नहीं आ रही। और इसमें मैं समझता हूँ कि वो अगर ये इन इशूज़ को एड्रेस करें, आवाम को रिलीफ देने की बात हो तो ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश होगी। वरना हमारा जो एहतजाजी मुहिम का सिलसिला है वो अपने दूसरे फेज़ में तो आज दाखिल हो गया है, उसका दायरा कार आज फैला है। आवाम ने 12 मुकामात पर मुजाहरे किए हैं और हम इसका दायरा कार इसमें मज़ीद इजाफा करते जाएंगे तावक्ती का कि कोई संजीदा काविश हो, आवाम को रिलीफ देने की बात की जाए। डॉक्टर साहब, कोई आपके पास प्लान है ऐसा, कुछ ऐसे इक़दामात आप तजवीज़ करते हैं हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, आपकी बल्दियाती हुकूमत को कराची की या वफाकी हुकूमत को, कि ये 1, 2, 3 इक़दामात है अगर आप ले लें तो हम अपना धरना समेट लेंगे? देखिए, हमने तो जब चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी जनाब मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो अपनी लिहाज से मुनफरिद इसलिए थी कि एक तो उन्होंने कहा कि हम लीडर जो हैं वो बैठ जाएंगे, हम आवाम को अपने साथ एहतजाज में इंगेज नहीं कर रहे कि उनसे भी कहेंगे धरना दे दो, ये तो हमने किया नहीं। हमने इश्यूज़ रेस किए और इश्यूज़ के साथ सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं। मिसाल इसकी ऐसे जैसे कि इलेक्ट्रिक का इशू है, तो अभी तक तो जो हम देख रहे हैं उसमें से ज़बानी जमा खर्च हो रहा है, वफाक सूबा वफाक की तरफ डाइवर्ट कर रहा है और सूबे की तरफ से कोई इक़दामात नहीं हो रहे। लोगों को ओवर बिलिंग की शिकायत है, लोगों को जो लोड शेडिंग की शिकायत है, फिर इसी तरह से दीगर इशूज़ हैं जिसके अंदर आवाम का अरबों रुपये का मसला है। ये ऐसे इक़दामात हैं जो अगर हुकूमत की तरफ से एड्रेस हो इस्लामाबाद की तरफ से तो यकीनन इससे आवाम में कहीं पे कोई रिलीफ का तासुर आएगा। जमात इस्लामी वाले ये कहते हैं, डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी वाले ये कहते हैं कि आपने ये धरना इसलिए दिया है कि आप समहाउ इस धरने के जरिए कराची इलेक्ट्रिक को जमात इस्लामी के ऑन स्लॉट से रिलीफ दिलवा सके। मैं देखें, बात ये कि मैं टीवी तो उस तरह नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर के इलेक्ट्रिक का इशू जमात इस्लामी भी उठा रही है और उनके साथ पिछले जुम्मे जो कुछ हुआ हमने उसकी तायद की और उसकी मजम्मत की कि उनके वर्कर्स को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाएगी किसी भी जमहूरी दौर में अच्छा नहीं होता। और जहाँ तक इशूज़ है वो इशूज़ के लिए निकले हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है और हम अगर वो इस इशूज़ को हल कराने में कामयाब होते तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और इसमें जहाँ तक बात है, देखिए बिजली तो एक इशू है, हम डेफिनेटली से मैंने बात सामने रखी कि इन चीज़ों को वो अगर एड्रेस करती है हुकूमत के इलेक्ट्रिक से करवाती है। आप अपने एहतजाज में इस इशू को बहुत ज्यादा कुछ हाईलाइट नहीं कर पा रहे ना, इस इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर पा रहे डॉक्टर साहब आप। देखें, हम देखें इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करें अभी भाई तो उसमें चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक का इशू जमात इस्लामी ने सिर्फ एक इशू को लिया हुआ है। हमने इसके बाद पानी की बात की है कि जी पानी जो कराची को मिल रहा है वो कितना % है, कराची की ज़रूरत कितनी है, कराची में पानी नहीं आ रहा, नए सिस्टम नहीं डाले जाएंगे तो पानी की तलब और रसद का मसला रहेगा। अब सूबा विफाक अगर वाटर बोर्ड अगर ये कहे कि जी सूबे ने इसको एड्रेस करना है, सूबा ये कहे कि विफाक ने पानी देना है, तो बड़ा मसला है। तो हम तो सबकी तवज्जो उस तरफ मबजूल करा रहे हैं। हम कचरा उठाने की बात कर रहे हैं कि जी सफाई के बाद ये कचरा डंप कराएं, किस तरह कराएंगे आप? लैंडफिल साइट्स आपके पास जितनी दूर बनी हुई हैं वो इश्यूज़ हैं। फिर आपके पास गार्बेज
ट्रांसफ़र स्टेशंस नहीं है जहाँ पे आप कचरे को उठाए, जो 5 से 10 मिनट की मुसाफत पर हो, जहाँ पे कचरा रखा जाए, उसके बाद वो कचरा रात में जैसा पूरी दुनिया में होता है वो डंप कर दिया जाता है आगे ले जाकर। तो हम तो इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, और हमारा सिर्फ के इलेक्ट्रिक इशू नहीं, हमारे सारे इशूज़ है। एक आम आदमी जो घर में रहते हुए फेस करता है, वो बिजली को भी फेस करता है, वो पानी की अदम दस्तियाबी को फेस करता है, वो निकासी आब को फेस करता है। हम अच्छा डॉक्टर साहब जिन मसाइल की आप बात कर रहे हैं, उन मसाइल को हल करना इतना आसान नहीं है। ये तो हमें ग्राउंड रियलिटीज को देखकर ही पता चल रहा है। तो फिर आपका ये धरना कब तक जारी रहेगा? देखें उज़्मा साहिबा, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। मैं भी जानता हूँ हुकूमतों के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। देखें हमने तो जहाँ बात की बहुत मेजर बात कर रहे हैं हम, और हम उसके अंदर ये नहीं कह रहे आप एक दिन में मसला हल कर दें। आप काविश तो करें, आप मिसाल जैसे कि इलेक्ट्रिक से बात शुरू होती है, भाई इसके लिए कोई चीज़ तो करें। भाई लोड शेडिंग में एक दौरानिये में कमी, कोई टैरिफ को रिव्यू करने की बात, कोई उसकी एक्सेस बिलिंग को एड्रेस करें, उसके अंदर जो आवाम के जो इतना अरबों रुपए का पैसा लग गया है उसका कोई जांच पड़ताल करें। हम पानी की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए पानी की कमी का जो मसला है, आप कह रहे हैं कि सही समय में कदम उठा लिया जाए। लेकिन मुझे एक और बात बताइएगा। हाँ एग्जैक्टली, स्टेप्स तो लें। जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जो मामला है, आप धरने का या अपने एहतजाज का साइज छोटा रखे हुए हैं, उसको कंट्रोल में रखे हुए हैं। मीडिया पर यस आप नजर आएंगे, आप सब लोगों का माशाल्लाह कद काठ है, पॉलिटिकल आप सियासी कारकुन हैं, आप आएंगे। लेकिन क्या ये वाकई एक पॉलिटिकली आपको कोई एज दे सकेगा या हुकूमत के ऊपर कोई दबाव डाल सकेगा? आप छोटे छोटे धरने पॉकेट्स में करते रहें, सो व्हाट? देखिए हबीब भाई, बात यह है, हमने पहले दिन एक बात वाज़ेह की कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेंगे जो खिलाफ कानून हो, जो कानून शिकनी के ज़ुमरे में आता हो। जो आइनी हकूक़ हमें हासिल है हम उसके तहत बात कर रहे हैं। अच्छा, हम किसको एड्रेस करने की बात कर रहे हैं? हम बल्दियाती नुमाइंदों की तरफ बात कर रहे हैं, हम सूबे की तरफ बात कर रहे हैं, हम विफाक की तरफ बात कर रहे हैं। अच्छा, हम इनके अलावा बात और किससे करेंगे? हम तो इन्हीं की तवज्जो मबजूल करा सकते हैं कि इनका काम है इशूज़ को एड्रेस करना। हम किसी गवर्नमेंट को गिराना नहीं चाहते। हम जब बात करते हैं कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है मिसाल के तौर पे, या वाटर कमीशन या वाटर के इश्यूज़ हैं, अगर एक दूसरे पे शिफ्ट करेंगे इससे आवाम का भला नहीं होगा। आवाम वैसे ही परेशान है। हम तो ये कह रहे हैं कि जी आप बजाय ब्लेम गेम में एक दूसरे पे जाएं, आप इश्यूज़ को एड्रेस करें। हमने तो यहाँ तक बात की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप मेयर्स को दे दें, आप इसी तरह से जो वाटर बोर्ड के जो इदारा है वो मेयर के अंडर में दें, बावजूद इसके कि हम गवर्नमेंट में नहीं है। लेकिन हमारे पास यही तरीका है कि हम आवाम को अवेयरनेस दें, आवाम की आगाही पे हम काम कर रहे हैं। और बिल्कुल अमन तौर पे आपके और एमकेएम पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात मौजूद है, आपकी अपनी पोजीशन है, पीपल्स पार्टी की इसी तरह अपनी पोजीशन है। तो आप सब लोगों को कराची के मसाइल पर किसी एक इशू पर, किसी एक टेबल पर बिठाने के लिए क्या विफाक अपना रोल प्ले करेगा, या आप खुद ही एक दूसरे से लुढ़क वुढ़क के एक टेबल पे आ जाएंगे? देखिए, हम में बुनियादी फ़र्क क्या है? हम तो गवर्नमेंट में है नहीं, हमारे अवामी नुमाइंदे हैं नहीं, तो हम तो अब एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बल्दियात में है, तो उनका फ़र्ज़ है कि वो उन चीज़ों को एड्रेस करें। पीपल्स पार्टी सूबे में पावर रखती है, उनका काम है। इस्लामाबाद में PMLN की हुकूमत है, तो हम तो इन सब की तरफ देख रहे हैं कि इन इश्यूज़ को एड्रेस कर दें। सिर्फ इख्तियारात की कमी का रोना रोने से मसाइल का हल नहीं होगा। कोई बिठाना चाहे हम बैठ जाएंगे, भाई इश्यूज़ का हल हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं संजीदा इक़दाम किए जाएँ। सिर्फ टेबल टॉक, सिर्फ डिस्कशन, सिर्फ कमेटीज़ बना देने से आज तक तो इश्यूज़ हल नहीं हुए। उसके लिए संजीदा इक़दाम कर लें, उसके लिए शायद कमेटीज़ की भी ज़रूरत है। आपके पास इन इश्यूज़ के हल के लिए तजावीज़ भी हैं जो आप शेयर करना चाहें इन तमाम जमातों के साथ, और किस लेवल से आपको गारंटीज चाहिए ताकि ये धरना खत्म हो? देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। मैंने जिस तरह बिजली की बात की, ऑब्वियस हो जाए, आवाम को नजर आना शुरू हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर दिया जाए, एक्सेसिव बिलिंग को एड्रेस किया जाए, टैरिफ को रिव्यू किया जाए। तो ऐसी चीज़ें ना जो देर एंड देर हो सकती है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कमेटीज़ नहीं बनानी। अच्छा, मिसाल पानी की अदम दस्तियाबी है, K4 का फेज़ 2 स्टार्ट किया जाए, फेज़
کے لیے کتنی جنگ ہم دیکھتے رہے. وفاق صوبے سے کہتا رہا, صوبہ وفاق سے کہتا رہا, بات یہ ہوتی رہی آپ ڈالیں پیسہ, آپ ڈالیں پیسہ, آپ اتنا پیسہ ڈالیں, ایکنک میں وہ رلتا رہا. ابھی بات یہ کہ پریکٹیکلی کر دیں جی, K4 کے فیز 2 کا آغاز کریں. اسی طرح سے پانی جو ہے پورے شہر میں پہنچایا جا سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, پانی سب کو مل رہا ہے. پانی نہ ہونے سے کوئی مر نہیں رہا ہے, پانی سب کو مل جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں, کسی کو ٹینکر سے ملتا ہے, کسی کو کہیں سے ملتا ہے, پانی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کو اچھا بنا لیا جائے. جو لوگ پانی کے لیے بلک رہے ہیں, جو اپنے بچوں کو سوچتے ہیں کہ ہم ان کو دودھ پلائیں یا صاف پینے کا پانی فراہم کریں, تو یہ ایشوز ایسے ہیں جو obvious ہے, تو پانی کے منصوبے میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پانی کا منصوبہ ہو, وہاں پر میس ٹرانزٹ کا پروگرام ہو, جیسے وہاں پر گرین بس بن رہی ہے, یا KESC کا کوئی معاملہ ہو, تو ان تینوں پہ وفاقی حکومت کی تقریباً وہی پوزیشن ہے جو آپ کی ہے. وہ کہیں وسائل بھی فراہم کر رہے ہیں, کہیں دباؤ ڈال رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت کے سوا کوئی بھی کراچی میں کچھ نہیں کر رہا. نہیں دیکھیں, کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی وفاق سے پرٹین کرتی ہیں, پاور ان سے پرٹین کرتا ہے. پانی کا وہ حصہ سندھ کے لیے بڑھائیں. اچھا, جب وہ پانی سندھ میں آ رہا ہے تو سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کراچی کا حصہ بڑھائیں. ٹھیک ہے نا, کراچی جو جنریٹ کر کے دے رہا ہے وہ اس کا حصہ بڑھائیں. دیکھیں اس وقت پوزیشن کیا ہے کہ اس ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوں, سپریم کورٹ کے کہنے پہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ نہ کرائیں, سپریم کورٹ کے کہنے پہ کرائیں. سینسس ہو وہ سپریم کورٹ کے کہنے پر ہو, واٹر کمیشن بنے وہ ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہو رہی ہے, اس کی بنیاد پہ جو فیصلے کیے گئے وہ آپ کے سامنے. پھر اسی طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اس کا معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. تو گورننس کا مسئلہ آ رہا ہے یہاں پر کہ گورننس اپنے اپنی جگہوں پہ ہر آدمی ایڈریس کر لے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور ہم تو دیکھیں ہم عوام سے ہیں, ہم جو پاور کوریڈورز ہیں اس کو ناک کر سکتے ہیں. ان کو ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ خدا رہا ان مسائل کو حل کریں. ایک دوسرے کی طرف شفٹ کریں گے تو عوام تو رلتی رہے گی. عوام کے لیے سوچنا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, بہت چھوٹی اور بڑی بنیادی باتوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر اچھا کر دیں, چیزوں کو اچھا کر دیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب, آپ پروگرام میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. کراچی جنوبی کی عدالت نے لیاری آپریشن میں پولیس پر حملے کے کیس میں آج عزیر بلوچ اور اس کے بھائی زبیر بلوچ کو بری کر دیا ہے. سماعت کے دوران استغاثہ ثبوت جو ہیں وہ ثابت کرنے میں, الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا. اور اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ عزیر بلوچ کو 30 جنوری 2016 کو سندھ رینجرز نے گرفتار کیا تھا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی اسلم خان. اسلم خان, بہت سارے کیسز ہیں, درجنوں کیسز ہیں عزیر بلوچ کے خلاف, اتنے سنگین الزامات ہیں, تو اس ایک کیس میں اگر ثبوت پیش نہیں ہو سکے تو باقی کیسز میں کیا ہوگا؟ ہماری لائن شاید اسلم خان سے منقطع ہوئی ہے. حبیب صاحب, سنگین الزامات ہیں, اس ایک کیس میں اگر استغاثہ الزامات ثابت نہیں کر سکی تو پھر باقی کیسز میں کیا ہوگا؟ دیکھیے, آغاز تو عجیب و غریب سا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سارے کیسز جو عزیر بلوچ پر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. بہت سارے گواہ جو ہیں وہ کئی ڈزن کیسز بتائے جاتے, کئی درجن کیسز بتائے جاتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں, اور مختلف فگرز بتائی جاتی ہیں. کہیں تو 50 پلس ہیں اور کہیں 40. تو اب ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہوگا اب وہاں پہ, اور ان ساری کیسز کی FIR جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. اب سوچنا یہ پڑے گا استغاثہ کو کہ جناب جو ایک کیس میں اگر لوگ پیش نہیں ہو سکے تو وہ دوسرے کیس میں کیسے پیش کریں گے, پھر تیسرے میں کیسے پیش کریں گے. اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم, آپ بتائیے کہ بہت سنگین الزامات ہیں اور درجنوں کیسز ہیں عزیر بلوچ کے خلاف. ایک کیس میں اگر استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہے تو پھر باقی کیسز کا کیا حال ہوگا؟ یہ وہ مقدمہ ہے جو میٹھا در تھانے میں درج ہوا تھا, ڈکیتی کا مقدمہ تھا, لیکن اس میں پولیس کے پاس کوئی مدعی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ استغاثہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہائی پروفائل گرفتاری, لیکن جب قانونی جنگ کا آغاز ہوا تو پہلے ہی مقدمے میں وہ مقدمہ چلا سیشن کورٹ ساؤتھ میں, جس میں پولیس کے پاس نہ تو ثبوت تھے اور نہ ہی کوئی گواہ, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے مقدمے میں وہ بری ہوئے. مجموعی طور پر 56 مقدمات ہیں کراچی کے مختلف تھانوں میں. بھتہ خوری, قتل, پولیس موبائل پر حملے اور لیاری آپریشن کے دوران جو مقدمات درج ہوئے ان کی تعداد 30 ہے. 2 بڑے مقدمے, ارشد پپو قتل کیس اور انسپیکٹر فواد قتل کیس جو لیاری آپریشن کے دوران ہوا. یہ 2 بڑے کیس ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ جو میں نے کہا 53 سے زائد مقدمات. لیکن وہ بات آپ پہلا مقدمہ جو ایک ٹیسٹ کیس بھی. اسلم خان, ایک چیز جو اہم ہے اس میں کہ ایک تو یہ پہلا مقدمہ تھا,
दूसरी बात है कि पता ये चला कि पुलिस ने मुकदमा बनाया था और उनके पास कोई गवाह नहीं था। अब बाकी जो मुकदमात हैं वो भी तो कुछ ऐसे औकात में बने थे जब हुकूमत सिंध के और उज़ैर बलोच के मामलात आपस में खराब थे और एक दूसरे के लिए पॉलिटिकल थ्रेट थे। बिल्कुल दुरुस्त बात हबीब साहब। लियारी ऑपरेशन के दौरान 2012 में 30 से जायद मुकदमात बने और उसके अलावा भी 26 मुकदमात बने, तो यकीनी तौर पर इस तरह की चीजें सामने आएंगी। और ये बदकिस्मती है, हम बारहा इसकी निशानदही करते रहे कि जब पुलिस का शोबा तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वो फॉरेंसिक सबूत नहीं होते, गवाह नहीं होते, ठोस शवाहिद नहीं होते और उसका फायदा फिर मुल्जिमान को पहुंचता है। इतनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी थी, उसके लिए वैसे ही तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखें कि क्या तैयारी रही कि ना गवाह है ना सबूत, तो अदालत क्या करे, अदालत ने छोड़ना है, वो छूट गए। अब 56 मुकदमात जिस तरह एक बढ़ा के पेश किया गया 30 जनवरी 2016 को कि इतना हाई प्रोफाइल लियारी गैंग वार का सरगना मरकजी किरदार वो गिरफ्तार हुआ, तो बड़े ठोस मुकदमात होने चाहिए थे। असलम खान, एक और बात भी थी, आपको याद होगा कि आपको तो एग्जैक्टली मालूम होगा कि उज़ैर बलोच एक तवील अरसे से गिरफ्तार है और उसका कुछ ऐसा डार्क पीरियड भी है जब वो गिरफ्तार तो थे लेकिन कागजों में गिरफ्तार नहीं थे। तो वो उन्होंने वक्त जो था वो हसास इदारों की तहवील में लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जनाब पेशावर में वक्त गुजारा उन्होंने, और इस दौरान में क्या ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो बराह रास्त इन मुकदमात से जुड़ी हुई ना हो लेकिन किसी दूसरे मामले से जुड़ी हुई हो, उसकी वजह से कहीं रियायती सलूक भी हो रहा हो? बिल्कुल इस तरह की चीजें नामुमकिन भी नहीं है और यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं इसके इम्कानात जरूर मौजूद रहे हैं। जो बात जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो सियासी फायदा कहीं ना कहीं पहुंचाना या लेना, तो उसके जो चीजें सामने आती रही हैं, मैं कहूंगा शवाहिद भी रहे हैं, इसका फायदा भी पहुंचेगा और इसका फायदा लिया भी जाता रहेगा, तो ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल 100% मुमकिन है ये। अच्छा हबीब साहब, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है। डॉक्टर आसिम की रिहाई पर अगर आपको याद हो, मैंने आपसे सवाल किया था कि अगली बारी क्या उज़ैर बलोच की है, तो क्या इस तनाजुर में भी हम इस रिहाई को देख सकते हैं? देखिए, आप डॉक्टर आसिम का ताल्लुक तो बराह रास्त आप जोड़ सकते हैं आसिफ अली जरदारी से, और आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको हमेशा ओन भी किया है डॉक्टर आसिम को। लेकिन जुबैर बलोच का मामला डिफरेंट है। देखिए, जुबैर बलोच और उज़ैर बलोच दोनों का मामला डिफरेंट है, खास तौर पर इस मामले में उज़ैर का। देखिए, उज़ैर ने हमेशा उनके सामने उज़ैर बलोच की अपनी कुछ पॉलिटिकल उमंगें रही हैं जिनके हुसूल के लिए वो सरगर्दा भी रहे हैं। उन्होंने अमन कमेटी भी बनाई और कराची की सियासत के मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाला भी। दूसरी बात यह है कि उज़ैर बलोच को हमदर्दी हासिल रही जुल्फकार मिर्जा की भी, तभी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को वार्न किया था। जो है जुल्फकार मिर्जा, आप वार्न कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई कदम ना उठाया जाए, ऐसा ना किया जाए, वैसा ना किया जाए। वो 2008 से 12 तक की स्टोरीज खोल देंगे। आपके ख्याल में क्या जुल्फकार मिर्जा आसिफ अली जरदारी को वार्न कर रहे हैं कि ऐसा कदम ना उठाएं? क्या उनके मुखातिब मुराद अली शाह है? मुझे इसमें शक है। मैं नहीं समझता कि जुल्फकार मिर्जा के मुखातबीन जो हैं, जो उज़ैर बलोच के बारे में एहतियात का मशवरा दे रहे हैं, वो आसिफ अली जरदारी या कोई सियासी शख्सियत नहीं है। असलम, आप क्या समझते हैं इस मामले में? जिस तरह हबीब साहब ने भी कहा कि वो मुखातबीन नहीं, कोई और भी हैं, किसी और तरफ भी बात है। जब वो वजीर दाखिला रहे तो इंतहाई अहम चीजों के मामला पर उनकी गिरफ्त रही, और जिस तरह हबीब साहब ने बताया कि लियारी में जो गैंग वॉर थी या लियारी की सपोर्ट उज़ैर बलोच को और उससे पहले जो ग्रुप रहे उन पर जुल्फिकार मिर्जा साहब की बड़ी एक ग्रिप रही, इसलिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को टफ टाइम देने के लिए जुल्फिकार मिर्जा साहब को भी एक ऐसा ग्रुप चाहिए था जो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने रहे, तो इसीलिए बड़ी सपोर्ट की गई थी जुल्फिकार मिर्जा की जानिब से। क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बराह रास्त नजर नहीं आती, किसी हद तक तो हो सकती थी लेकिन इतनी भी नहीं थी जितनी जुल्फिकार मिर्जा साहब चलाते रहे। तो यकीनी तौर पर ये मुखातबीन सिर्फ मुराद अली शाह और साबिक सदर नहीं होंगे, इनका मकसद और इनका हदफ कोई और भी हैं। तो हबीब साहब, अब हम ये समझें कि अगले केसेस में भी उज़ैर बलोच बरी हो जाएंगे? देखिए, बहुत सारे केसेस उज़ैर बलोच के खिलाफ सिर्फ इसलिए बने हैं कि उज़ैर बलोच उस वक्त एक नाम था, और जैसे अभी असलम खान ने बताया कि 2012 के दौरान ही केसेस बने थे। तो जब ये केसेस, वो एक खास सियासी माहौल था जिसमें ये केसेस बने थे। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे, इनमें से अक्सर केसेस ऐसे हैं जिनका मुझे जाती तौर पे इल्म है कि ये ऐसे केसेस हैं जिनको शायद अदालत में पहली दूसरी पेशी पे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया असलम खान, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेंगे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स ने लाहौर में 3 हलकों में अगले इलेक्शन में सियासी रवैयों के हवाले से एक सर्वे किया है। इन हलकों में टाइटली कंटेस्टेड NA122, NA121 और NA124 शामिल हैं। इसी सर्वे के नताइज के हवाले से बात करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में मदऊ किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान साहब को। अहमद खान साहब, आखिर ऐसा क्या किया है नून लीग ने कि लाहौर में उनकी साख वहीं की वहीं है? देखिए, ये बुनियादी तौर पे जो नॉर्मली एक जो किसी भी चीज़ को असेस करने के लिए ज़रूरी होता है, इनकम्बेंसी एक फैक्टर है जो एक मौजूदा हुकूमत होती है उसके साथ बहुत सारी एक इनकम्बेंट फैक्टर के साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं, और ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड के अंदर तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है कि जब आप इनकम्बेंट फैक्टर की बुनियाद पर आपने जितना भी डिलीवर किया हो, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन होती है। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा क्रेडिबल सर्वे है और इसको करने वाला जो इदारा है वो इसकी क्रेडिबिलिटी के लिए उसकी जिस इदारे ने इसको कंडक्ट किया है लम्स है, और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इसके साथ अली चीमा साहब के साथ वो भी साथ शामिल हैं। तो इसकी क्रेडिबिलिटी और इसका जो क्वेश्चनियर था और जो इसके अंदर सवालात उठाए गए और जो एज ग्रुप टारगेट करके जिनसे ये सवालात रखे गए, उसकी बुनियाद पर यह बड़ा हार्टनिंग है फॉर मुस्लिम लीग नून कि इस 4 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद लोगों की जो एक बहुत बड़ी वाज़े अक्सरियत है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर एतमाद भी किया है, बल्कि उनकी पॉलिसीज को इंडोर्स भी किया है। और अगले वोटिंग पैटर्न को, जो अगले वोटिंग ट्रेंड्स हैं कि किस बुनियाद पर वो अगले इलेक्शंस में वोट देने का सोच रहे हैं, उसने बुनियादी तौर पर उन्हीं सवालात के अंदर सबसे बड़ी जो एक अक्सरियत है, जो बहुत वाज़े अक्सरियत है, जो 49.6% है, जो इकोनॉमिक एजेंडा पर वोट करना चाहती है। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तो बेसिकली जो एजेंडा नंबर 1 है वो है ही मुआशी इस्तेहकाम, और इसी बुनियाद पर उनका टोटल मंशूर और पूरी कैंपेन भी डिजाइन होती है जी। अच्छा हबीब साहब, आप वो तो कह रहे हैं कि बहुत काबिल एतबार सर्वे है, मुस्तनद सर्वे, आप क्या कहते हैं सर्वे के हवाले से? देखिए, जो सर्वेज है ना, ये बिल्कुल काबिल एतमाद होते हैं, और अली चीमा साहब को मैं पर्सनली जानता हूं। अली चीमा साहब की इंटेग्रिटी पे तो कोई शक नहीं, और उन्होंने जो मेथडोलॉजी इख्तियार की है वो भी ठीक है। लेकिन अहमद खान साहब जो इनसे रिजल्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उस पर थोड़ी सी बात होनी चाहिए। अब सबसे पहले इस सर्वे को यह समझना कि आइंदा 1 साल के लिए या 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए कारआमद रहेगा, और आइंदा जब 2018 का इलेक्शन होगा तो उस वक्त भी इन हलकों के लोग यही फैसला करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये एक मुश्किल बात है। उसमें खान साहब जो है वो तो जाहिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब उस वक्त तक हालात ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हालात में एक बहुत बड़ा इफ जो है वो पैनामा की सूरत में मौजूद है। वो सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि इसमें जो खान साहब की फेवर में जाने वाली बात है, इनकी पार्टी की फेवर में जाने वाली बात है, वो यह है कि ये सर्वे इसी साल, यानी अब जब हम बैठे तो अप्रैल से 2 महीने पहले जनवरी फरवरी में किया गया, जब पैनामा जो था वो पूरी तरह गूंज रहा था, और अदालत के रिमार्क्स, अदालत के बाहर होने वाली तकरीरें, टेलीविजन भरे हुआ था, और अखबार भरे हुए थे हर इस तरह की सुर्खियों से। तो इसमें उस वक्त पैनामा का सवाल क्या इसमें शामिल नहीं हुआ, या पैनामा का सवाल जो था अगर या लोगों ने उसको करप्शन के खाते में रख के उसका जवाब दिया, ये एक ऐसी चीज है जो इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी के हवाले से थोड़ा सा क्वेश्चन, एक पिंच ऑफ सॉल्ट है। मैं इसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं हो सकता है ये सवाल उसमें शामिल ना हो, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो ये सवाल इसमें शामिल नहीं किया गया। तो अगर वो सवाल शामिल होता और फिर क्या होता, मेरा ख्याल है कि फिर सूरत हाल नून लीग ने अपनी साख लाहौर में बरकरार रखी हुई है, एजाज नून लीग का है या पीटीआई से कोई बड़ी गलती हुई है? देखिए, जो आपको पता है, जो गैलप के जो सरबराह हैं एजाज शफी गिलानी साहब, प्रोफेसर एजाज शफी गिलानी साहब, वो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। ये उस वक्त की बात है 2013 के इलेक्शन से पहले भी एक सर्वे आया था जिसमें PMLN की सपोर्ट तकरीबन इतनी ही थी और मुल्क गिर था। तो उस वक्त उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, और जो बाद में तहकीक से और फिर तजर्बे से भी साबित हुई, वो ये थी कि जब अपोजिशन की पार्टी पोलराइज इतना कर दे मुल्क को कि 2 फरीक बन जाएं, तो इसका नुकसान अपोजिशन की पार्टी को होता है,
हुकूमती पार्टी को नहीं होता। खान साहब ने चूंकि पोलराइज कर दिया है पूरे का पूरा, अब लोग या तो एंटी इमरान खान है या आप यूं कहिए कि नवाज शरीफ प्रो नवाज शरीफ है या प्रो इमरान खान है। तो जब इन हिस्सों में तकसीम कर देंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, तो फिर आपको आमतौर पर छोटी पार्टी को, इस केस में तहरीक इंसाफ, उसे नुकसान। अच्छा अहमद खान साहब, इस सर्वे के मुताबिक 49.3% लोग ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ऑनेस्ट हैं और 41.9% लोग ये समझते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ऑनेस्ट हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को तो ऑनेस्टी में ज्यादा नंबर मिल गए हैं। नहीं देखिए, क्योंकि ये सर्वे क्योंकि लाहौर में किया जा रहा था और फिर जो क्वेश्चंस का मॉडल था वो क्वेश्चंस का मॉडल ऐसे था जिसकी बुनियाद पर आपको गवर्नेंस के कुछ इश्यूज पर जवाब देना था जो उन्होंने सवाल रखा, और गवर्नेंस के वो इश्यूज थे जिनकी बुनियादी बात सूबे की जिम्मेदारी होती है, और सूबे की जिम्मेदारी को जब आप किसी बात पर देख रहे हैं और लाहौर में जो डेवलपमेंट है उस ये क्वेश्चन ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का था। नहीं, मैं वही आपसे कहने लगा हूं कि जो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का क्वेश्चन उन्होंने किया तो वो लाहौर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर किया गया, और लाहौर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब वो सवाल रखा गया तो उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी पूछा, चीफ मिनिस्टर के लिए भी पूछा, और फॉर दैट मैटर उन्होंने इमरान खान साहब के लिए भी पूछा और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी पूछा। तो जो लोगों के जवाबात हैं, जो जवाब उन्होंने दिया उसमें 41% जो है वो दैट वाज फॉर प्राइम मिनिस्टर, और जो 49% था वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए था। यानी 8% लोग लाहौर में, अगर इसको लाहौर में तो नहीं खैर, इन 3 हलकों के 8% लोग ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा दयानतदार गर्दानते हैं। नहीं देखिए, उसकी वजह यह है कि जो पनामा का शोर मचा रहा है, और ये इसमें आपने देखा कि पिछले कुछ माह तवातर के साथ रोज इस बात की ड्रम बीट होती रही, डेली बिल्कुल, और इतने जोर से वो ड्रम बीट किया इन्होंने, और फिर जो कोर्ट के अंदर केस होता था उसके बाहर निकलकर जो शाम को 7 to 11 हदफ जो था, हदफ उन्होंने नवाज शरीफ को बनाए रखा। Exactly. और फिर मैं ये समझता हूं कि देखें जो जिन लोगों पे ये सर्वे कंडक्ट किया गया, तो सर्वे रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये फेयरली एजुकेटेड ग्रुप से किया गया है, डेमोग्राफिक डिस्टिंक्शंस के साथ किया गया है, और वोटर लिस्ट में शामिल लोगों और वोटर लिस्ट से शामिल लोगों में किया गया। तो इस एक सर्वे की बुनियाद पर आपको कुछ और चीजों का अगर अंदाजा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन इस बात का अंदाजा बड़ी क्लैरिटी के साथ हो सकता है कि लोग जो हैं वो इस चीज को कि पनामा के मुतल्लिक आप जितनी मर्जी एंटी करप्शन कैंपेन चलाते रहे इमरान खान साहब की उस पूरी कैंपेन के नतीजे में। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी, ये जो बात मैं कह रहा हूं इसके साथ यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है, वैसे मैं आप बात मुकम्मल कर लें तो मैं अर्ज करूंगा। मैं हबीब साहब ये कहता हूं कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर आप देखें कि जो सर्वेज 2013 के इलेक्शंस में थे तो उनमें भी ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो था वो लगभग 50, 49, 50, 51, 52 के नजदीक था। हबीब साहब, आपके ऑब्जेक्शन पे अभी हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर के 3 हलकों में हुए सर्वे के हवाले से, और इसी पर बात करने के लिए पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहे थे। मेरा एक सवाल इस सर्वे के हवाले से है, वो ये है कि आपने देखा कि 2013 में जब इंतखाबात हुए 122 में, तो फर्क कितना था? तकरीबन 8000 वोटों का इमरान खान साहब के और अयाज सादिक के वोटों में। अब जब दोबारा इंतखाब हुआ, ज़िमनी इंतखाब, तो उसमें क्या हुआ कि फर्क रह गया 2500 या 3000 वोटों का अयाज सादिक और अलीम खान के दरमियान। ये सर्वे बता रहा है, और ये ताजा है कि ये जनवरी फरवरी को जो रिपोर्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि जो PMLN की सपोर्ट है इस हल्के में वो 53% है, और जो PTI की सपोर्ट है वो 28% है, और जो गैर जानिबदार है वो 18% है। मैंने चूंकि ऐनक से मैं अगर देखने की इजाजत मुझे दें जी, 18% है। तो 18%, इसका मतलब ये है कि 53% अगर देखा जाए तो वोटों का डिफरेंस तो बड़े बड़े होने चाहिए थे। वो डिफरेंसेस कम है। मेरा ख्याल ये ऐसी चीजें हैं, या तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि कुछ हालात बदल गए हैं, कुछ बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, लोग PTI से मायूस हो गए हैं, या लोग जो हैं PMLN को ही निजात दहिंदा समझने लगे हैं। हबीब साहब, मैं इसमें 2 बातें, मैं इस पे भी आपकी तरफ आऊंगा, ज़िम्नन आऊंगा, क्योंकि उस इलेक्शन के बारे में मेरे कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे मैं बड़ा
क्लियरली आपसे उस पर बात करूंगा। लेकिन इस सर्वे के अंदर दो चीजें बड़ी हार्टनिंग है वंस अगेन, जिसमें एक तो ये है कि आपके लिए तो सारा सर्वे ही हार्टनिंग है सर। मैं देखिए नहीं, मैं इसको मैं अपना हबीब साहब इसको बड़ा मेरिट पे, क्योंकि मुझे लम्स की क्रेडिबिलिटी पे आई नो कि दिस हैज बीन डन इंडिपेंडेंटली, दिस हैज बीन डन विदाउट कॉल्ड फॉर, और इसके आने के बाद हमें इस बात का अंदाजा है कि कुछ हमें इसमें अपने भी हमने सॉक्स पुल किए हैं कि किस हिसाब से हमने कुछ चीजों को देखना है। लेकिन इस सर्वे की बुनियाद पर दो चीजें वाकई बड़ी हार्टनिंग है, जिसमें से नंबर वन वो ये है कि जी लोगों का बहुत बड़ी अक्सरियत का इस चीज पर एतमाद है कि इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, सिर्फ लाहौर में ये बात ध्यान में रखिए, वो भी 3 हलकों में। मैं देखिए बात ये है, मैं बिल्कुल ये बात तो बुनियादी बात है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन है एक सोच की जिसका इंडिया में भी आपको देने जा रहा हूं। अब जब आपने एक इस चीज में देखें कि एक बहुत बड़ी लोगों की अक्सरियत जो है वो ऑप्टिमिस्ट है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं विद द परसुएंस ऑफ दीज पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वो बेहतर होंगी। दूसरी ये लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत सोचती है कि जो लीग ऑफ डेवलप्ड नेशंस है उसके अंदर हम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर हम जा सकते हैं। और ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल था जिसका पर्टिनेंट जवाब है, और यही सवाल अगर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जाएगा उसके नतीजे में भी जो उसका जवाब आएगा और जो कुछ सर्वे कंडक्ट करके बताएगा तो उससे एक लोगों की राय का जो, बेशक ये लोग एक 3 हल्के के अंदर है लेकिन इनकी राय की अहमियत रखती है। और जो आपने स्पीकर अयाज सादिक साहब के हल्के की बात की तो देखें हबीब साहब उसमें क्या चीज छुपी हुई है, आपने भी देखा मैंने भी देखा। उस इलेक्शन के अंदर जो मेल प्रैक्टिसेस हुई, उस इलेक्शन के अंदर जिस तरह के इलेक्टोरल सिस्टम के साथ खुला बिल्कुल उसके साथ मजाक किया गया और उसमें जिस किस्म की वोटर को ल्योर करने की प्रैक्टिसेस हुई वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो वो बिल्कुल इतना स्ट्रेटली उसके अंदर इतनी ज्यादा ब्राइबरी थी टू द वोटर कि उन सारी मैं ये समझता हूं, देखिए मैं ये समझता हूं कि वो जो इलेक्शन था जो अलीम खान और अयाज सादिक के दरमियान हुआ था वो इलेक्शन पैसे और हुकूमत की जंग थी। एग्जैक्टली जिसमें हमारे अखलाकियात का जनाजा निकल गया। और इलेक्शन के इन दोनों कैंडिडेट्स को दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर ये नाअहल हो सके तो बेहतर होगा। देखिए उसमें मैं आपसे उसमें मैं एक बात कहूं कि उस इलेक्शन को पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक उस इलेक्शन को और एक जहांगीर खान तरीन के इलेक्शन को, उसमें नहीं आप ही के जमात में शामिल होने वाला 144 का जो वो उकाड़ा वाला इलेक्शन है वहां के भी कैंडिडेट को अदालती कटहरे में खड़ा करना चाहिए जिन्होंने हमारे कानून का मजाक उड़ाया था। मैं हबीब साहब पूरी ऑनेस्टी के साथ ये कहने जा रहा हूं कि पीटीआई ने आज तक जितना हाई मॉरल ग्राउंड और टॉल क्लेम रखा हुआ था, जितनी बैडली पीटीआई इन 2 इलेक्शंस में एक्सपोज हुई है और इन्होंने जिस तरह के पॉलिटिकल ट्रेंड्स वहां पर बनाए, जिस तरह वोटर को ल्योर किया, ट्रस्ट मी इन नेक्स्ट इलेक्शंस इनके चाहे यही कैंडिडेट्स हों कोई और कैंडिडेट्स हों, इन लोगों को उसका फॉल बैक आएगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है ये बुनियादी तौर पर अपनी सर्विस डिलीवरी पे यकीन रखती है। आप देखें अहमद खान साहब इसी सर्वे की जानिब आते हैं। इस सर्वे में एक क्वेश्चन ये भी था, तीनों हलकों में मोर देन 30% वोटर्स ने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया है कि वो 2018 के इलेक्शन में वोट किसे करेंगे। 1 साल अभी इलेक्शन में बाकी है, तो फर्क तो पड़ेगा इस चीज से। देखिए ये जो 30% वोटर है ये पाकिस्तान के हर हलके में इससे ज्यादा तादाद में आपको मिलेगा, क्योंकि जो एक इलेक्टोरल प्रैक्टिस है, जो वोटर का ट्रेंड होता है, जो लोगों की कमिटमेंट है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, वो एक बड़ी स्ट्रांग नंबर होती है और बड़ी वाइब्रेंट होती है। फॉर ए और फॉर बी वो अपनी जगह पर मौजूद है, किसी की तादाद ज्यादा होगी किसी की कम होगी, लेकिन जो अनडिसाइडेड वोटर होता है वो डिसाइसिव फैक्टर होता है और वो वोटर उस वक्त डिसीजन करता है। वो देखता है आपकी गवर्नेंस को, वो देखता है आपकी ट्रांसपेरेंसी को, वो देखता है आपके उस पॉलिटिकल एटीट्यूड को जिसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान को किसी अच्छी सिमत में लेकर जा रहे हैं, या उसका हाल उस गवर्नेंस जैसा है जैसी 2008 से 13 की एग्जाम्पल फेडरल गवर्नमेंट में गई जिसके मुतालिक तमाम अदारे चीख पड़े। ये सारी बुनियादी चीजें वो वोटर देखता है और वो डिसाइड करता है। अब बाकी तो जो जैसे देखिए हमारे डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, अब उनके सामने आप केस लेकर चले जाएं, वो किसी सूरत यकीन नहीं करेंगे। आप उनको जो मर्जी कहते रहें, वो अपनी पार्टी लाइन के साथ कमिटेड खड़े होते हैं। कोई पनामा का केस आपके घर में तो नहीं लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हबीब साहब पनामा की आपने जिक्र छेड़ा, तो आखिर बता दें कि फैसला आखिर आएगा कब? बड़ी शिद्दत से लोग इंतजार। गैर महफूज जिंदगी है यहाँ, काश हम तुम भी फैसला होते। अच्छा प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह ने के बाद।